नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हम कई बार मीडिया में लाभ के पद के बारे में सुनते रहते हैं। भारतीय संविधान में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि उसके बारे में संविधान में उल्लेख जरूर किया गया है। दरअसल जब भी कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी दूसरे सरकारी पद पर भी आसीन हो जाता है और उसके द्वारा वहां से भी वेतन और भत्ता लिया जाता है या फिर उसके निर्णय से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, तो ये सब लाभ के पद के दायरे में आता है। हालांकि लाभ के पद में आने पर कुछ अनुच्छेद के अनुसार सरकार, संसद या विधानसभा के किसी सदन के उस सदस्य को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। आपको याद होगा, करीब एक दशक पहले लाभ के पद से जुड़े विवाद में सोनिया गांधी को संसद की सदस्यता और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके साथ साथ हमने शिबू सोरेन और जया बच्चन को भी लाभ के पद से जुड़े मामलों में उलझते देखा है। बहस हमेशा ये रही है कि आखिर लाभ के पद की श्रेणी में कौन से पद आएंगे और कौन से नहीं, और इस प्रकार के दो पदों पर रहने पर किस प्रकार के फायदे और नुकसान हैं। अब तक इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम तय नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार लाभ के पद को लेकर कुछ नियम तय किए, लेकिन ये भी अभी तक पूर्ण नहीं है। इस बार केंद्र सरकार लाभ के पद की परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश में है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया है। आज विशेष में हम समझेंगे लाभ के पद को लेकर केंद्र सरकार की संविधान संशोधन की तैयारी को, जानेंगे क्या है लाभ का पद, साथ ही साथ इससे जुड़े मामले और तमाम विवादों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र सरकार लाभ के पद का भ्रम दूर करने की कवायद में जुटी है। सरकार लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए एक संविधान संशोधन पर विचार कर रही है। इसके तहत बताया जाएगा कि कौन सी श्रेणियां इसके दायरे में नहीं होंगी। अनुच्छेद 102 और 191 के तहत लाभ के पद की परिभाषा तय करने के लिए संविधान संशोधन के इरादे से एक विधेयक पर संबंधित मंत्रालयों के बीच चर्चा का दौर हाल ही में शुरू किया गया। लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा अभी कानून में नहीं है, लेकिन इससे मामले पर विभिन्न अदालतों के फैसलों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा की अवधि के लिए लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया है। हम अक्सर मीडिया में लाभ के पद के बारे में सुनते रहते हैं। लाभ के पद का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। 17वीं लोकसभा की अवधि के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का गठन किया है। ये समिति 15 सदस्यीय है। इसमें 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से रखे गए हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सत्यपाल सिंह बागपत से लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा सचिवालय ने 16 सितंबर को एक बुलेटिन जारी कर इसकी जानकारी दी। ये जो प्राविधान है हमारे संविधान का, ये शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे संसद की या हमारे विधानसभाओं की क्या दायित्व हैं। एक उनका दायित्व ये है कि वो सरकार के ऊपर अंकुश रखते हैं। तो अगर संसद का या हमारी विधानसभाओं का काम है सरकारी कामकाज के ऊपर अंकुश रखना, तो जो उनके सदस्य हैं, चाहे संसद के सदस्य चाहे विधानसभा के सदस्य, अगर वो किसी सरकारी पद पर हैं तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि वो सरकारी पद पर भी हैं और सरकार के ऊपर अंकुश भी रख रहे हैं। इस समिति में लोकसभा के जिन 10 सदस्यों को शामिल किया गया है, उनमें समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह के अलावा केरल के चालाकुडी से सांसद बेहनन बैनी, गुजरात के कच्छ से सांसद विनोद चावाड़ा, झारखंड के राजमहल से सांसद विजय कुमार हंसदाक, राजस्थान के करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया और ओडिशा के भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी शामिल हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश के देवास से लोकसभा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, कर्नाटक के बेंगलोर दक्षिण से सांसद LS तेजस्वी सूर्या,
आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम से बालाशोवरी वल्लभानेनी और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव को लाभ के पद से जुड़े संयुक्त समिति में सदस्य बनाया गया है। लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति में राज्यसभा के 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। उनमें सस्मित पात्रा, महेश पोद्दार, के केशव राव, वी विजय साई रेड्डी और दोला सेन शामिल हैं। ये देखा गया है कि जो भी आपके लेजिस्लेटर्स हैं जिसको मिनिस्ट्रियल पद वगैरह नहीं दिए जाते या नहीं मिल सकते, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है टू मेक इट प्रॉफिटेबल, ताकि उनको थोड़ा बहुत लाभ भी हो और विजिबिलिटी भी हो। इसके लिए क्योंकि ये सरकारें ये कर रही हैं, तो ये इन कॉन्फ्लिक्ट आ रही हैं इनटू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी हैं वे दे आर, उनको अपने पर्क्स वगैरह मिल रहे हैं, और एक इनको एक्स्ट्रा लाभ दिया जा रहा है ऑफ द ऑफिस। लोकसभा ने इस साल 23 जुलाई को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति गठित करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। निचले सदन में विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त समिति के गठन से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया था कि समिति के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुताबिक निर्वाचित किए जाएंगे। संयुक्त समिति के कार्यों में सभी मौजूदा समितियों और बाद में गठित सभी समितियों की संरचना और प्रकृति की जांच करना शामिल है। समिति के कार्य में इसके द्वारा जांच की गई समितियों के संबंध में सिफारिश करना भी है कि किन पदों को निरस्त किया जाना चाहिए और किन पदों को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। समय समय पर संसद की अनुसूची निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 की समीक्षा करना भी संयुक्त समिति के कार्य में शामिल है। समिति के कार्यों में लाभ के पदों से जुड़ी सूची में कुछ पदों को जोड़ना, कुछ पदों को हटाना या किसी माध्यम से सूची संशोधनों की सिफारिश करना भी शामिल है। संयुक्त समिति लाभ के पदों से जुड़े सभी या किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय समय पर रिपोर्ट करेगी। संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोकसभा की अवधि तक पद धारण करेंगे। लाभ का पद वो पद कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो और नियुक्त व्यक्ति को हटाने और उसके कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास में ही हो। पद पर नियुक्त व्यक्ति को पद के साथ साथ अन्य वेतन और भत्ते आदि सभी का लाभ मिलता हो। ऐसा कोई भी पद जो कि किसी भी अन्य व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकता हो, वो लाभ का पद माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर लंबे समय से चर्चा रही है। भारतीय संविधान में लाभ के पद का उल्लेख तो है, लेकिन ना तो संविधान में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है और ना ही संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि में। यहां तक कि कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा बन नहीं पाई है। आइए जानते हैं क्या होता है आखिर लाभ का पद और क्या है इसके तहत प्रावधान। लाभ के पद का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। दरअसल लाभ के पद के पीछे आदर्श कल्पना ये थी कि संसदीय पद को धारण करते हुए व्यक्ति कोई दूसरा काम ना करे, क्योंकि उसका काम सदन में होना और जनता की आवाज को उठाना है। लाभ के पद में संविधान में यह स्पष्टीकरण जरूर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वो संघ या ऐसे राज्य का मंत्री है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है, खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये जो लाभ का पद का जो कानून है ये हमेशा ये देखता रहता है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सरकार के काम के ऊपर अंकुश रख पाएँ और उस अंकुश रखने की प्रक्रिया में उनके पास ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जो कि उनको सरकार के काम पर अपनी नज़र गाड़ने से रोक सके। लाभ के पद को लेकर संवैधानिक पद की बात की जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) और अनुच्छेद 191(1)(a) में
लाभ के पद का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत संसद सदस्यों के लिए और अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पदों को धारण करने की मनाही है जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी जगह के सरकारी लाभ मिलते हों। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 9(a) के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है। वहीं साल 2002 में संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर 91 संविधान संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 164(1)(a) जोड़ा गया और इसके जरिए ये प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्री परिषद का आकार राज्य विधानमंडल के आकार के 15% से अधिक और 12 से कम नहीं होगा। इसका अपवाद केवल दिल्ली है। अगर कोई सांसद या विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। हमारे संविधान में संशोधन हुआ था और उस संशोधन ने ये करा था कि जब सरकार बनती है, चाहे केंद्र सरकार बनती है चाहे राज्य सरकार बनती है, तो पहले जब हमारी कंट्री शुरू हुई थी तो सरकार बनते वक्त कितने मिनिस्टर हो सकते हैं सरकार में, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो आप 10 मिनिस्टर करें, 20 मिनिस्टर करें, 30 मिनिस्टर करें विधानसभा में, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब ये 2003 या मेरे ख्याल से 2002 या 2003 में एक संसदीय संवैधानिक संशोधन आया और उसमें ये एक सीमा लगाई गई कि अगर आप केंद्र सरकार में मिनिस्टरों की संख्या कितनी होगी, तो वो सीमा ये थी कि आपको 79+1, तो 79 मिनिस्टर्स और एक प्राइम मिनिस्टर, तो 80 से ऊपर आपके पास मिनिस्टर नहीं हो सकते थे। दरअसल लाभ के पद के चलते संविधान के अंतर्भूत शक्ति पार्थव्य के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की संकल्पना कमजोर पड़ती है। वहीं इसके चलते संसद और विधानमंडल के सदस्यों की कार्यपालिका के प्रभाव और दबाव में आने की संभावना रहती है और उनके लिए अच्छा संसदीय निर्वाह मुश्किल हो जाता है। इसीलिए संसदीय जवाबदेही की संकल्पना कमजोर पड़ती है और कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण कमजोर पड़ता है। लाभ के पद को परिभाषित करने के लिए अगस्त 1954 में लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने राज्यसभा के चेयरमैन से सलाह कर ठाकुर दास भार्गव की अध्यक्षता में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एक कमेटी बनाई थी। भार्गव समिति ने यह सुझाव दिया था कि एक बिल लाकर साफ किया जाए कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा नहीं। लाभ के पद का मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने लाभ का पद क्या है इसकी कई बार व्याख्या की है, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो पाई है। यह मामला 1958 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद को पहली बार परिभाषित करने की कोशिश की। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। उनमें मंत्री पदों के विपरीत गैर लाभकारी और बिना किसी तय वेतन के पद, वैसे पद या नियुक्ति जिनके साथ कोई सुविधा न जुड़ी हो, कोई निश्चित दफ्तर या ऑफिस सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, या जिनके पास कोई खास काम या उत्तरदायित्व ना हो और जो प्रभारी मंत्री को सरकारी कामकाज में सिर्फ मदद करते हों। इसके अलावा सरकार के किसी मामले या मंत्री के काम से जुड़े प्राधिकार पर कोई ओपिनियन देने का काम नहीं होगा और सरकारी सूचना या कागजात तक इनकी कोई पहुंच नहीं होनी चाहिए। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो लाभ के पद के कुछ 3-4 वो निकल के आते हैं कि भाई अगर ये डेफिनेशंस फुलफिल होती हैं या क्राइटेरिया उस पद पर आता है तो वो लाभ का पद हो सकता है। तो पहला ये है कि उस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार किसको है। अगर आप एक संसद सदस्य हैं और आपकी नियुक्ति सरकार किसी पद पर करती है तो वो लाभ का पद हो सकता है। दूसरा ये देखा जाता है कि उस लाभ के पद की वजह से आपको लाभ क्या हो रहा है। क्या आपको तनख्वाह मिल रही है, क्या आपको ऑफिस मिल रहा है, क्या आपको गाड़ी मिल रही है, या आपको कोई पावर है सरकार की तरफ से, तो वो हो जाता है। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, इसके लिए उसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ बिंदुओं को परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे, क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है? क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है? क्या सरकार उस पद से संबंधित पारिश्रमिक को निर्धारित करती है? पारिश्रमिक का स्रोत क्या है?
और क्या पारिश्रमिक को सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही उस पद का कर्तव्य क्या है और उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता है। साथ ही क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान लाभ का पद काफी चर्चा में रहा है और समय के साथ इसके स्थायी समाधान की जरूरत महसूस की गई। इसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा तय करने के लिए 15 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इसके बाद साल 2006 में लोकसभा में लाभ के पद की व्याख्या के लिए एक विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष समेत करीब 45 पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया। लेकिन समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया। यहां तक कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लाभ के पद में कुछ मानक तय किए। हालांकि संविधान, संसद या विधायिका लाभ के किसी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने के लिए कानून पारित करने की अनुमति प्रदान करता है। कानून के दायरे से कितने पदों को छूट दी जा सकती है, इस पर कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल लाभ के पद का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसे अन्य पद पर नहीं हो सकते जिसमें वेतन, भत्ते या किसी भी अन्य तरीके का फायदा दिया जाता हो। देश में ऐसे कई विवादित मामले हुए हैं जिसमें बड़े नेताओं पर लाभ के पद के दुरुपयोग के आरोप लगे और कई बार सरकार के फैसले भी विवादों में घिरे रहे। भारत के संविधान ने जनप्रतिनिधियों को अगर कई तरह की शक्तियां दी हैं, तो वही आचरण में सुचिता के लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। देश में ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें लाभ के पद का दुरुपयोग करने का आरोप कई जनप्रतिनिधियों पर लगा। 2015 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायकों का। आम आदमी पार्टी ने मार्च 2015 को 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इस संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष उसी साल मई में याचिका दायर कर दी गई। 19 जून 2015 को राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन किया गया और संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई और 8 सितंबर 2016 को अदालत ने इस आधार पर 21 आप विधायकों की संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्ति खारिज कर दी कि उसमें उपराज्यपाल की सहमति नहीं थी। इसके बाद 22 जून 2017 को राष्ट्रपति की ओर से ये शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी गई। 2018 में 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सियासी उथल-पुथल देखने को मिली। हालांकि इससे दिल्ली सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं देखने को मिला। दिल्ली के जो विधायकों की, जिसमें से चर्चा ये थी कि कुछ 17 से 20 विधायक उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट किया गया था। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, बट शायद उनके पास कुछ ऑफिस और ऑफिस की कुछ सुविधाएं थी। तो इसमें ये माना गया था और उसके बाद मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन ने उसको महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी भेजा। बट वहाँ पे ये डिसीजन आया था कि भाई ये लाभ का पद है तो उनको अपनी सीट रिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद वो मामला फिर से कोर्ट के उसमें गया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर भी लाभ के पद का बड़ा मामला सामने आया था। 2006 में यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी पर लाभ के पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। मामले ने इतना गंभीर रूप ले लिया था कि सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। सोनिया गांधी उस वक्त सांसद होने के साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, जिसके कारण ये लाभ के पद का मामला बन गया। साल 2006 में ही जया बच्चन के खिलाफ भी ऐसा ही मामला सामने आया। आरोप था कि वो राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ यूपी फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी हैं। इसे लाभ का पद माना गया और चुनाव आयोग ने जया बच्चन को अयोग्य ठहरा दिया। जया बच्चन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और दलील दी कि उन्होंने किसी तरह की सुविधा नहीं ली, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद लिया है तो उसकी सदस्यता जाएगी, चाहे उसने वेतन या दूसरे भत्ते लिए हों या नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी, उनके मामले की बात करी
तो उनका मामला ये था कि वो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जब यूपीए 14वीं लोकसभा में यूपीए 1 की सरकार थी, तो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था और वो उनकी श्रीमती सोनिया गांधी उसकी प्रमुख थी। और तब ये कहा गया था कि भाई क्या ये लाभ का पद है कि नहीं है। तो सरकार ने उस वक्त नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के पद को लाभ के पद के अंदर लाने की कोशिश करी थी और काफ़ी उस पर हल्ला भी हुआ था। बट उसके बाद हुआ ये कि उस पद को उसके अंदर नहीं लाया गया, और उस पद को उसके अंदर नहीं लाया गया तो उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी लाभ के पद के मामले में संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन की राज्यसभा की सदस्यता इस आधार पर रद्द कर दी थी। सोरेन पर आरोप लगा था कि राज्यसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय वो झारखंड सरकार द्वारा गठित अंतरिम झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष के रूप में लाभ के पद पर नियुक्त थे। इसी तरह लाभ के पद का हवाला देते हुए अनिल अंबानी ने खुद ही राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। 2004 में अनिल अंबानी राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, लेकिन मार्च 2006 में उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया और ऐलान किया कि वो भविष्य में कभी भी उच्च सदन के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने इस्तीफे में अनिल अंबानी ने बताया कि वो अपने कंपनी में कामकाज संभाल रहे हैं, इसलिए नैतिक आधार पर वो लाभ के पद पर रहते हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर काबिज नहीं रह सकते। देखो, ये सब इंडिविजुअल जो केसेस थे, अल्टीमेटली अगर आपको देखा जाए, इन सब ने वो पद छोड़े, वो रख नहीं सके, क्योंकि प्रावधान जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे और इनको बाहर नहीं निकाला जा सका था विदाउट अमेंडमेंट। सो शिबू सोरेन को भी ले लीजिए, जया बच्चन को भी ले लीजिए, सोनिया गांधी को भी ले लीजिए, वो उस पद पर नहीं रही, उसने अपने आप को डाइल्यूट कर लिया और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए। सो ये तो करना ही पड़ा ना। दिल्ली के विधायकों की तरह ही कई राज्यों में लाभ के पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया। 2015 में छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने 11 विधायकों की संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति की, जिसे 2017 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने 26 विधायकों को संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त कर लिया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। 2017 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संसदीय सचिव पद पर 4 विधायकों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसी साल राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए राज्य मंत्री का दर्जा देने के मामले में मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी कर दिया था। लाभ के पद के मामले हमेशा चर्चा में रहे हैं। 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था, जिस पर जनहित याचिका दायर की गई। 2013 में कोलकाता हाईकोर्ट ने इन सभी 24 विधायकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया, लेकिन इनकी सदस्यता बच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।